नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मोदी सरकार ने टैक्स पेयर को दी बड़ी खुशखबरी, 7 लाख की आय पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट में घोषणा की है कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। सीतारमण ने कहा है, नई टैक्स व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। सीधे शब्दों में कहे तो 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब गोबर बनेगा कमाई का जरिया, वित्त मंत्री ने किया यह बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपना 5वां बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई गोवर्धन योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना एवं मवेशियों तथा जैविक अपशिष्ट से धन एवं ऊर्जा उत्पन्न करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका के नवीन अवसर सृजित करना एवं किसानों तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों के लिए आय में वृद्धि करना है। गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी बने भारत के अमीर शख्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पछाड़ दिया है और सबसे अमीर एशियाई और भारतीय शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 84.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं 84.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी खिसक कर 10वें स्थान पर खिसक गए हैं। हालांकि एक दिन पहले ही वो अमीरों की सूची में 11वें स्थान तक पहुँच गए थे। सोना महंगा तो साइकिल सस्ती, सिगरेट पीने वालों को सरकार ने लगाई चपत। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी बजट में कई चीजों के दाम घटे तो कई चीजों की कीमत बढ़ने से लोगों को मायूसी होगी। सरकार ने एलईडी टीवी से लेकर साइकिल तक के दाम घटाकर मध्य व निम्न वर्ग को राहत दी है, तो दूसरी तरफ सोना खरीदना महंगा हो गया है। सिगरेट के दाम बढ़ा दिए गए हैं, यानी धूम्रपान करने वाले लोगों को अब पहले से ज्यादा दाम चुकाने होंगे। सरकार ने एलईडी टीवी के साथ मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरा लेंस, खिलौना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स और साइकिल के दाम घटा दिए हैं। एलईडी टीवी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के दाम घटने से मध्य वर्ग को खासी राहत मिलेगी। बजट पर अखिलेश यादव की आई प्रतिक्रिया, बोले पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी बीजेपी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी पूर्ण बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। बजट पेश होने के दौरान ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी दोनों को और बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाते हैं। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। बच्चों से लेकर युवाओं के लिए सरकार ने किए बड़े ऐलान, 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने की भी घोषणा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी पूर्ण बजट में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही युवाओं को ग्लोबल स्तर पर नौकरियों के ट्रेनिंग देने के लिए 30 केंद्र बनाने का भी ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा कहा है कि सभी तबकों के छात्रों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में सभी भाषाओं की महत्वपूर्ण किताबें रखी जाएगी, ताकि बच्चों और युवाओं के अपने पसंद की सभी किताबें पढ़ने और समझने में आसानी हो। खतियान संबंधी विधेयक पर बोले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रही हेमंत सरकार। खतियानी संबंधी विधेयक के राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने के बाद से राज्य में राजनीति गरमाई हुई है। मुद्दे को लेकर झामुमो जहां भाजपा पर हमलावर है, वहीं भाजपा इसे लेकर बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने कभी 1932 के खतियान का विरोध नहीं किया, लेकिन हेमंत सरकार दूसरे के
कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर ही समर्थन वापस लेकर गिराई थी। तब वे राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा कि आखिर 18 महीने तक वे पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, फिर भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनाई। आशीर्वाद टावर में आग से मरने वाले लोगों के प्रति पीएम मोदी ने जताया शोक। धनबाद के आशीर्वाद में टावर में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। धनबाद के आशीर्वाद में हुई घटना को लेकर पीएम मोदी ने मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, धनबाद में आग लगने से हुई जनहानि से गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। 7 दिन में पठान फिल्म ने कमाए इतने करोड़, तोड़े रिकॉर्ड। सुपरस्टार शाहरुख खान की पठान का जलवा देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में नजर आ रहा है। इस फिल्म का कलेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बॉक्स ऑफिस में बढ़ते आंकड़ों से साफ दिख रहा है कि फिल्म का कमाल देश में ही नहीं विदेश में भी नजर आ रहा है। यह फिल्म तेजी से नए रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आंकड़े भी तीव्रता से बढ़ रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। पठान ने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी सिनेमा में नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तारन आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की पठान ने एक हफ्ते में 300 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने ग्लोबल लेवल 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। वहीं खबरें आ रही है कि पहले हफ्ते के बाद फिल्म की टिकटें भी सस्ती हो सकती है। ऑनलाइन होगी ममता वाहन की व्यवस्था। अब झारखंड सरकार मरीजों पर करेगी ज्यादा खर्च। झारखंड में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुंचाने व घर लाने के लिए संचालित ममता वाहन पर राज्य सरकार अब अधिक खर्च करेगी। ममता वाहन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की जाएगी। इन वाहनों में GPS सिस्टम लगाए जाएंगे और इसका संचालन एकीकृत कॉल सेंटर से होगा। राज्य सरकार ने ममता वाहन पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है। इसके साथ ही ममता वाहनों पर खर्च की नई दर के साथ साथ पिछले साल राज्य में शुरू हुई बाइक एम्बुलेंस सेवा के लिए भी दर तय कर दी है। रियल एस्टेट बजट 2023 बढ़ेगा रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए निर्मला ने दिए 10 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा जोर दिया है। रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। सरकार ने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। देश में सड़क, राजमार्ग से लेकर रेलवे, हवाई अड्डा के विकास पर इस राशि को खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि ये लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। ये देश की GDP के 3.3% के बराबर है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में 140वें स्थान पर पाकिस्तान। जाने 180 देशों में कौन सा है भारत का नंबर। भ्रष्टाचार रोधी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंगलवार को वर्ष 2022 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया। 180 देशों की इस ताजा लिस्ट में पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले वहाँ के हालात में कोई बदलाव नहीं दिखा है। कर्ज में डूबे इस देश की यह रैंकिंग दिखाती है कि नेताओं ने भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों की अनदेखी की है। पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंगलवार को कहा कि उनके अध्ययन के अनुसार दुनिया के अधिकतर देश भ्रष्टाचार से लड़ने में विफल रहे हैं और 95% देशों ने 2017 के बाद से बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की है। यह सूचकांक विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार की धारणा का आकलन करता है। वर्ष 2022 के सूचकांक के मुताबिक डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार देखा गया, जबकि मसलिया भ्रष्टाचार के मामले में अंतिम स्थान पर रहा। वहीं इस लिस्ट में भारत 85वें स्थान पर रहा। पिछले साल भी देश इसी पायदान पर था। हालांकि इससे पहले वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग में वर्ष 2020 के मुकाबले एक अंक लुढ़क कर 46वें स्थान से 50वें स्थान पर पहुंच गई थी।